चलिए क्लास 12 में हम लोग प्रश्नावली 5.3 खत्म कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे एक्सरसाइज यानी कि 5.4 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए कुछ हम लोग को परिभाषा पढ़नी है चरघातांकी और लघुगणकीय फलन का। चरघातांकी और लघुगणकीय फलन हम लोग क्लास 11 के परिशिष्ट में पढ़ चुके हैं। जो हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स में सबसे पीछे दिया था वो सूत्र हम लोग को आप लोग को लिखवाए भी है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का। वही फंक्शन यहाँ पर पढ़ना है। इसका अवकलज भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि चरघातांकी फलन का अवकलज क्या प्राप्त होता है। ddx चरघातांकी फलन क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे कैसे होता है, और लघुगणकीय का भी यानी कि लॉग का भी हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, देखिए लिखे हुए हैं बोर्ड पर परिभाषा लिख चुके हैं ताकि आप लोग को समझा सकें, क्योंकि साथ साथ लिखने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन में इसमें यहाँ पर परिभाषा दिया है। फर्स्ट पॉइंट का सबसे पहले चरघातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या लिखा गया है कि फलन y बराबर fx इक्वल टू b टू द पावर x दिखाई दे रहा है आप लोग को। धनात्मक आधार, ये आधार हुआ और ये इसका पावर हुआ घातांक। तो चर है घातांक में, इसलिए इसे चरघातांकी हम लोग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल इसी को बोला जाता है। b ग्रेटर देन 1 के लिए यानी कि यहाँ पर b का मान जो है वो 1 से बड़ा हम लोग रखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं 1 से बड़ा। तो 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर x हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 टू द पावर x हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 टू द पावर x हो जाएगा। इस स्थिति में ये चरघातांकी फलन कहलाता है। हम लोग कोई भी बेस ले सकते हैं एक को छोड़ करके, और ऋणात्मक कोई भी संख्या हम लोग बेस में नहीं रखेंगे। उसमें इसकी विशेषताएं हैं। चरघातांकी फलन का जो प्रांत होता है, चरघातांकी फलन का प्रांत का मतलब चरघातांकी में हम लोग ये पावर में यदि x है तो उसका हम लोग कौन कौन सा मान ले सकते हैं जिस पर वो परिभाषित हो। तो जिस पर वो परिभाषित होगा सारा मान वो प्रांत कहलाता है यानी कि डोमेन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रांत का मतलब इसमें 2 टू द पावर x है, तो 2 टू द पावर x में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या को रख सकते हैं और दोनों का मान हमको प्राप्त होगा। यदि पॉजिटिव संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर x है, तो इसमें यदि पॉजिटिव संख्या लेते हैं 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, तो देख रहे हैं कि ये हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिव लेंगे तो, और जब यहीं पर निगेटिव कर देंगे तो -1, -2, -3 ये घट रहा है। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 1 का -1 का मतलब क्या होता है 1/2, 2 के पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/2 के पावर 2, 2 के पावर -3 का मतलब क्या होगा 1/2 के पावर -3। तो देख रहे हैं आप लोग घट रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सबके लिए मान प्राप्त हो रहा है। 0 भी रखेंगे तो उसका भी मान प्राप्त होगा। 2 टू द पावर 0 करेंगे तो हम लोग जानते हैं ना, पढ़े हैं ना घातांक में कि यदि उसका घात 0 हो तो भी उसका मान 1 मिलता है, भले वो चर हो या अचर हो। यानी कि 2 के पावर 0 होगा तो भी मान मिलेगा, b के पावर 0 यानी कि यहाँ इसके पावर में भी 0 कर देंगे, x के मान 0 कर देंगे तो भी इसका मान 1 ही मिलेगा। तो उस स्थिति में इसका जो मान होगा यानी कि 0 पर भी प्राप्त हो रहा है, सारी ऋणात्मक संख्या पर भी प्राप्त हो रही है, धनात्मक संख्या पर भी प्राप्त हो रही है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर इसका मान प्राप्त नहीं होगा या परिभाषित नहीं होगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग प्रांत जो है यानी कि डोमेन जो होता है वो रियल नंबर का हम लोग सेट लेते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। रियल नंबर का सेट यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम लोग लेंगे यहाँ पर प्रांत में। तो ये चीज याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं। चरघातांकी फलन का प्रांत r होगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर ध्यान दीजिए चरघातांकी फलन का परिसर r+ होगा जी। भले इसमें हम लोग मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रखें, उसका मान हमेशा हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। उस स्थिति में इसका परिसर यानी रेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का परिसर जो होगा यानी कि रेंज जो होगा वो r+ में होगा। लिखे भी हैं यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ध्यान रखना है आप लोग को ये प्रांत और परिसर चरघातांकी का। तीसरा पॉइंट होता है कि बिंदु 0, 1 जो है, ये बिंदु 0, 1 चरघातांकी फलन के आलेख पर हमेशा होता है। क्यों होता है कि यदि हम लोग कोई भी आधार लगेंगे, जैसे मान लीजिए यही हमारा आधार है तो b के पावर 0 बराबर 1 होगा। यदि आधार हम चेंज करते हैं 2 लिखते हैं तो 2 के पावर 0 बराबर 1 होगा। 3 लेते हैं तो 3 के पावर 0 बराबर 1 होगा। यानी कि किसी भी मान हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो ये मान देख रहे हैं y बराबर है
तो जो 1 प्राप्त होगा ये y बराबर प्राप्त होगा। तो हमको कौन सा बिंदु मिल रहा है 0 1, तो 0 1 हमेशा चरघातांकी फलन के आलेख पर होगा, ये आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। तीसरा, यह फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है, यानी हमेशा ये बढ़ते रहता है, ठीक है। कभी वो x अक्ष की तरफ बढ़ता है, कभी y अक्ष की तरफ बढ़ता है, यानी कि ये जो फलन होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है, इसलिए हम लोग इसे इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्धमान फलन। और आगे हम लोग एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में इसी अवकलज में, तो हम लोग आगे इसका फिर हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है आप लोग को, क्योंकि वहां पर भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल x जो है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट है, x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए ये जो चरघातांकी फलन का जो मान होता है वो 0 के अत्यंत नजदीक आ जाता है, लेकिन 0 को प्राप्त नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग सीमा में पढ़े थे, कोई भी बिंदु के बाईं पक्ष की सीमा उस बिंदु की ओर अग्रसरित तो होता है लेकिन उस बिंदु को प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह चरघातांकी फलन में भी ऋणात्मक मानों के लिए, जैसे कैसे, मान लीजिए कि इसका आधार हम 10 ले लेते हैं, 10 के पावर x है, और यदि मान लीजिए -1 रख रहे हैं तो 10 के पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/10, फिर 10 के पावर -2 तो ये क्या हो जाएगा 1/10 के पावर 2, 10 के पावर -3 ये क्या हो जाएगा 1/10 के पावर 3। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1/10 का मतलब होगा 0.1, 1/10 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1/01, यानी कि 0.01 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा 0.001। आप लोग देख रहे हैं ना कि 0.1 से ये छोटा है, इससे ये छोटा है, उसी तरह आगे भी हम लोग घातांक पढ़ाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि दशमलव के बाद 1 है, उसके बाद अगला में 1 0 बढ़ गया, अगला में 2 0 बढ़ गया, इसी तरह बढ़ते 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 हुए एकदम 0 के अत्यंत नजदीक तो आ जाएगा लेकिन 0 को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि जो ऋणात्मक मान के लिए ये चरघातांकी फलन जो होगा वो 0 के अधिक नजदीक होता है। कब, जब उसके घातांक का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा और बहुत बड़ा अंक होगा। जैसे मान लीजिए कि 1000, 2000, 3000 यदि उसके घातांक में होगा, यानी कि पावर में, तो 10 के पावर -1000 करेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग 3 तक निकाले थे तो 1 के नजदीक आ गया था, तो हम लोग 1000 बार निकालेंगे तो और कितना नजदीक होगा आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, धनात्मक मानों के लिए इस फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ नोट्स हैं वो पढ़ना है। आधार 10 वाले चरघातांकी फलन को, यहाँ पर आधार 10 रख करके अभी मान जो निकाले थे, आधार 10 वाले चरघातांकी फलन यानी कि 10 के पावर x कर देंगे, यानी कि यहाँ पर b की जगह 10 कर देंगे तो हमारा फलन जो मिलेगा ये 10 के पावर x को साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं, यानी कि उसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ग 11 क्लास में हम लोग इसी सूत्र को पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल बराबर 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 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 ऐसे करते हुए। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1 का ये मान हम लोग पढ़े हैं, आप लोग इसमें आसानी से देख रहे हैं कि ये तो पूरा 1 है, ये 1 बाई फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो 1 बाई 1 बराबर 1 ही होगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद जो ये मान मिलेंगे वो 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा। तो हम लोग जब 2 में जोड़ेंगे, इसको सारी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 3 के बराबर कभी नहीं जाएगा, 3 से छोटा ही रहेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल का मान जो होता है वो 2 और 3 के बीच होता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, एक्सपोनेंशियल को आधार के रूप में प्रयोग करने पर चरघातांकी फलन y बराबर एक्सपोनेंशियल x, यदि यहाँ पर b की जगह हम लोग e ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट वर्ड e चरघातांकी बोला जाता है, तो फर्स्ट वर्ड e ले लेते हैं तो e टू द पावर x हो जाएगा, और ऐसे फलन को प्राकृतिक चरघातांकी फंक्शन कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सूत्र होगा इसके हिसाब से यदि आप लोग रखिएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 तो रहेगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा x बटा में फैक्टोरियल 1, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2, आगे बढ़ेगा x क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3, आगे बढ़ेगा x के पावर 4 बटा में फैक्टोरियल 4, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। उस हिसाब से हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके चरघातांकी फलन का अवकलन हम लोग ज्ञात करेंगे। ये हम लोग चरघातांकी फलन की परिभाषा देख लिए हैं, चरघातांकी फलन का हम लोग अवकलन यानी डेरिवेटिव्स निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल x का यानी कि प्राकृतिक चरघातांकी फलन यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि y बराबर एक्सपोनेंशियल x। ध्यान देना है इसमें दो वेरिएबल है y और x, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि x में एक छोटी वृद्धि, डेल्टा x होती है, तो इसके संगत y में भी एक छोटी वृद्धि डेल्टा y होती है। इसी विधि से हम लोग, ये पुरानी विधि है, हम लोग की किताब में भी साइड बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा, ये पुरानी विधि है, तो इससे हम लोग को आसानी से समझ में आएगा, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि y बराबर x+1 है, हमको ये फंक्शन दिया गया है, इसमें हम लोग एक बार x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर हमको 2 मिलता है, 1 + 1 2। अब x का मान इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 करते हैं तो x = 2 पर हमको क्या मिलेगा, y = हमको 3 मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें इंक्रीज हो रहा है तो y में भी इंक्रीज हो रहा है, हम देख रहे हैं 2 से 3 हो गई। x का मान हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को इसी के रूप में हमको लिखा गया है, x में एक छोटी वृद्धि, यानी कि बहुत मामूली परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज करते हैं, छोटा सा एक इंक्रीज करते हैं, तो उसके संगत y में भी परिवर्तन होता है। तो y में एक छोटी वृद्धि क्या होगी, डेल्टा y, तो वृद्धि कर लीजिए। x में यहाँ पर छोटी वृद्धि क्या हो रही है, डेल्टा x, तो डेल्टा x कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा y बराबर हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल x + डेल्टा x, और इधर से y को माइनस इधर कर देंगे। तो देखिए इसको घातांक के नियम के अनुसार तो देंगे तो एक्सपोनेंशियल x × एक्सपोनेंशियल डेल्टा x हो जाएगा। दोनों का बेस बराबर है, हम लोग गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। y का मान यहाँ रख देंगे तो y बराबर क्या है, एक्सपोनेंशियल x कमन कर लेंगे इसमें से, तो कमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल डेल्टा x -1। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डेल्टा x का सूत्र लिखेंगे, तो देखिए एक्सपोनेंशियल x का सूत्र होता है 1 + x/(1) + x² 2 + x³ 3, ऐसे डॉट अनंत तक जाता है। इसी में x की जगह डेल्टा x हम रख देंगे तो इसका सूत्र मिल जाएगा। तो चलिए कर लीजिए एक्सपोनेंशियल x, तो क्या मिलेगा 1 + डेल्टा x बटा में फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x का होल क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3। ऐसे हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस में हम लोग डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पर, और फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और ये -1 जो है वो -1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए एक्सपोनेंशियल x, तो हमको क्या मिल गया 1 प्लस डेल्टा x बटा में फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2, इसको उसी तरह रहने दीजिए, डेल्टा x का होल क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3, ऐसे डॉट कर देंगे, फिर -1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1 खत्म हो गया, एक्सपोनेंशियल x, और बाकी जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बाई 2, यानी फैक्टोरियल 2, डेल्टा x का होल क्यूब बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे हो जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर, देखिए इसमें से डेल्टा x कॉमन कर लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल x × डेल्टा x, तो क्या मिलेगा 1, इसमें से डेल्टा x निकल जाएगा तो 1 होगा, इसमें से निकल जाएगा तो डेल्टा x बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें से भी डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा x का होल स्क्वायर होगा बटा में फैक्टोरियल 3 होगा। इसके आगे भी यदि हम लोग लिखे होते पर उसमें भी डेल्टा x कॉमन करते तो ऐसे ही एक निकल जाता, बाकी बचता।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इसलिए dy dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ dy dx बराबर होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटा में डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के हिसाब से हम इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। तो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y का मान आप रख दीजिए। तो डेल्टा y का मान देखिए हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पर कितना ये मान रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल x इंटू डेल्टा x इंटू 1 प्लस डेल्टा x बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस 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 ऐसे कर देंगे और बटा में ये हमारा डेल्टा x है डेल्टा x लिख लेंगे। ठीक है चलिए अब डेल्टा x से डेल्टा x को हम कटा देंगे। ये एक्सपोनेंशियल x में डेल्टा x है नहीं तो इसके लिए ये अचर हुआ जिसको हम पीछे कर लेंगे एक्सपोनेंशियल x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और हमको मिला 1 प्लस डेल्टा x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस 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 ऐसे कर देंगे। अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 रख देंगे इसमें रख देंगे मान डेल्टा x का एक्सपोनेंशियल x 1 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 0 स्क्वायर का मतलब 0 होगा फैक्टोरियल 3। इसके आगे भी प्रत्येक पद में डेल्टा x होता तो वो भी सारा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्सपोनेंशियल x 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस प्लस ऐसे हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 मिलेगा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x मिलेगा। ठीक है तो यहाँ पर y की जगह पर यदि y की जगह पर यहाँ पर y में क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल x। यदि यहाँ पर y की जगह पर हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा तो हम लोग देख लीजिए d एक्सपोनेंशियल x dx ध्यान दीजिएगा इक्वल टू हमको मिला है एक्सपोनेंशियल x। यानी चर घातांकी फलन का जिस चर में है उस चर के सापेक्ष उसका अवकलज उतना ही प्राप्त होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक्सपोनेंशियल y होता y के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल y मिलता। z को यदि उसके घातांक में z होता और z के सापेक्ष अवकलन करते तो एक्सपोनेंशियल z मिलता। तो एक्सपोनेंशियल x का भी हम लोग अवकलज ज्ञात कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज में ज्ञात करना था तो हम सोचे कि थोड़ा सा आप लोग को विस्तृत बता दें ये कैसे आता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लघुगणकीय फलन का परिभाषा उसमें क्या क्या होता है उसके गुण विशेषताएं क्या होती है ये सारे हम लिख चुके हैं बोर्ड पर। इसको हम लोग केवल समझा देंगे आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि एक वास्तविक संख्या b के पावर x बराबर a हो तो हम कहते हैं कि आधार b पर ध्यान दीजिएगा आधार b पर a का लघुगणक x है। ध्यान दीजिएगा ये परिभाषा क्या है आधार b पर b आधार है लघुगणक a का लघुगणक x होगा। यानी कि b आधार पर a के लघुगणक को log a ऑफ द बेस b इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे log यानी कि लॉगरिथमिक यानी कि उसको हम लोग लॉगरिथमिक को शॉर्ट में log पढ़ते हैं log a ऑफ द बेस b द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि b के पावर x बराबर a यही परिभाषा जो हम लोग यहाँ पर दिए हैं उसी परिभाषा को यहाँ पर लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि b के पावर x बराबर a पर यहाँ पर क्या था कि आधार b पर a का लघुगणक x है। तो अलग देखिए आधार b पर a का लघुगणक बराबर x यानी कि log a बराबर x होगा लेकिन log का आधार क्या है b है। ध्यान दीजिए इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8 है तो हम लोग इसके हिसाब से क्या लिखे हैं log 8 ऑफ द बेस 2 इक्वल टू 3। कैसे तो देखिए इसका LHS देख लेते हैं। LHS बराबर है log 8 ऑफ द बेस 2 इक्वल टू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पर बेस है 2 log m टू द पावर n का हम सूत्र क्या पढ़े हैं log m टू द पावर n का सूत्र हम लोग पढ़े हैं n log n पढ़े हैं ना। तो n हो जाएगा पीछे तो n हमारा 3 है तो 3 log 2 ऑफ द बेस 2 होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी लॉगरिथम में बेस और लॉगरिथम दोनों यदि समान होता है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा 3 × 1 बराबर 3।
ठीक है, तो देख सकते हैं आपका RHS मिल गया है। यानी कि इसको यदि 2 की पावर 3 बराबर 8 लिखा गया है तो हम लोग कर सकते हैं कि 8 का लघुगुणक b आधार पर 3 होगा। यानी 2 की पावर 3 बराबर 8 हो रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर देख भी लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका LHS, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। log 8 रूट 3 4 10,000 अब तो बेस 10 है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए तो कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, बेस आपका 10 है ही। log m m टू द पावर n का सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, m पीछे हो जाएगा तो 4 log 10 अब तो बेस 10 होगा। तो दोनों देख लीजिए समान हो गया है, आधार और लघुगणक दोनों तो उसका मान 1 होगा, तो 4 × 1 बराबर 4 यही हमारा RHS मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये हम लिखे हुए हैं वो सत्य है। ये भी ध्यान देना है कि कैसे हम लोग लिखते हैं और उसको ऐसे हम लोग हल करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा, भले वो कुछ भी हो, दोनों b हो जाए तो b1 होगा, दोनों e हो जाए तो b1 होगा, दोनों 2 हो जाए तो b1 होगा, दोनों 10 हो जाए तो b1 होगा। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि बेस और लघुगणक जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं दोनों का यदि सेम हो जाएगा ये तो उसका मान 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे? तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 बराबर 10, उसी आधार पर कैसे 1 हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 10 की पावर यहाँ पर 1 लिखे हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, तो 10 का लघुगणक 10 आधार पर क्या हो जाएगा 1, ध्यान रखिएगा। तो उसी स्थिति में हमको ये प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा। देखिए लघुगणक फलन जो है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है, ये भी एक फलन है लघुगणक भी, log b बेस है, यहाँ पर हम लोग अभी log नहीं पढ़ेंगे, बेस आधार b पर जो लघुगणक है वो r प्लस से r में परिभाषित होता है। यानी कि लघुगणक में प्रांत r प्लस का क्या मतलब है कि लघुगणक केवल पॉजिटिव संख्याओं के लिए ही परिभाषित है, ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं है, जिसका अर्थपूर्ण परिभाषा हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, न लिख सकते हैं, इसलिए ऋणात्मक संख्या को छोड़ देते हैं, धनात्मक संख्या को लेते हैं प्रांत में, लेकिन परिसर जो है वो ऋणात्मक धनात्मक सब मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू log x of the base b equal to y का यदि b के पावर y बराबर x, तो देख लीजिए लघुगणक x of the base b बराबर y यही लिखा गया है यहाँ पर। यानी कि आगे चल के हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका प्रयोग हम लोग आगे क्वेश्चन बनाने में करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की तरह ही यदि इसका आधार 10 होगा, b बराबर 10 हो, यदि यहाँ पर हम लोग 10 रख दें log x of the base 10 तो इसे साधारण लघुगणक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यदि b बराबर e हो, यहाँ पर e हो जाए log x of the base e, तो हम लोग इसे प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। अभी हम आप लोगों को यहाँ पर बताया कि निगेटिव संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता है, वही चीज लिखे हैं कि निगेटिव संख्याओं के लिए लघुगणक परिभाषित नहीं होता है, इसलिए प्रांत r प्लस होता है, लेकिन इसका परिसर r होता है। अभी बताया आप लोगों को, वही परिसर लिखे हैं यहाँ पर। लघुगणकीय जैसे एक्सपोनेंशियल फलन के प्रत्येक आलेख पर 0 1 होता था, उसी तरह लघुगणक में भी 0 1 होगा। यानी कि यहाँ पर भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 के पावर 0 बराबर 1 होगा, ठीक है। तो लघुगणक की परिभाषा से हम लोग क्या लिखेंगे log 1 of the base 10 इक्वल टू 0, यानी कि 1 का, यानी कि यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 0 जो होगा, ये 1 0 का मतलब हो गया कि x का मान हुआ हमारा, ये यहाँ पर हम लोग जो रखे हैं 1 है और फंक्शन का मान 0 मिल गया। यानी कि इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि लघुगणकीय में फलनों के आलेख पर हमेशा 0 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए चौथा, यह भी फलन चरघातांकी की तरह हमेशा वर्धमान फलन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 के अत्यंत निकट वाले x के मान के लिए चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि वो आलेख y की तरफ अग्रसरित होता है। देखिए ये चौथा चतुर्थांश है, देख लीजिए ये y की तरफ अग्रसरित होता है, यानी कि सबसे अधिक नजदीक होते जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये y टू द पावर एक्सपोनेंशियल x और y टू द पावर log x ऑफ द बेस e, दोनों का आलेख हम लोग यहाँ पर खींचे हैं। y टू द पावर एक्सपोनेंशियल x का ये आलेख है, y टू द पावर y बराबर log x ऑफ द बेस e का आलेख ये है, और इन दोनों का आलेख जो है y के पावर x का जो हम रेखा ये खींचेंगे, इस रेखा में दोनों इधर वाला और इधर वाला ठीक एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। ये बहुत रोचक चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि y बराबर x में एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। इसमें अभी लघुगणक के हम लोग को कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं, ये विशेषता था, हम लोग कुछ गुणधर्म भी देख लेते हैं। चलिए
हम लोग देख लेते हैं इसका गुण है लॉगरिथम का। पहला गुण हम लिखे हैं log p of the base a इक्वल टू log p of the base b log a of the base b। क्या हुआ है, आधार परिवर्तन हम लोग किए हैं यहाँ पर, यानी कि log p को हम लोग दूसरे आधार में लिख दिए हैं और ये आधार जो है उसको हम लोग लघुगुणक बनाकर उसका भी आधार छेद कर लिए। देख लीजिए log p ऊपर है और ये आधार नीचे है, दोनों का बेस जो है वो b हो गया है। हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है, क्या सत्य है, तो हम लोग चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रूफ लिख लेंगे, प्रमाण, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि log p of the base a इक्वल टू अल्फा, उसके बाद log p of the base b इक्वल टू बीटा और log a of the base b इक्वल टू गामा। ठीक है, तो लघुगुणक की परिभाषा से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या लिखे थे, b के पावर x बराबर a। तो हम लोग क्या करते हैं कि लघुगुणक a का बेस b पर, यानी कि a का लघुगुणक आधार b पर x होता है, यानी हम लोग क्या लिखते थे log a of the base b इक्वल टू x। ठीक है, इस रूप को हम लोग इस रूप में बदल देंगे परिभाषा के अनुसार, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग बदलेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए यहाँ पर देखिए इसके अनुसार b के पावर x बराबर a मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पर a के पावर अल्फा बराबर b, a के पावर अल्फा बराबर b। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, b के पावर बीटा इक्वल टू b, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, b के पावर गामा बराबर a, b के पावर गामा बराबर a। इसको हम लोग हटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग बदले हैं, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 और इसको 3 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 3 का a का मान हम 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे 1 और 3 से, 1 और 3 से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। a बराबर a के जगह पर, यहाँ पर a की जगह पर ये मान रख देंगे, तो b के पावर गामा हो जाएगा और इसके पावर में अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे इक्वल टू b। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा b के पावर गामा अल्फा इक्वल टू b, और इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इस समीकरण 4 को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, p के जगह पर ये रखेंगे, तो लिखेंगे 2 और 4 से, 2 और 4 से ये p के मान यहाँ रख लीजिए, तो b के पावर बीटा बराबर b के पावर गामा अल्फा हो जाएगा, b के पावर बीटा बराबर b के पावर गामा अल्फा हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो दोनों घातांक के नियम के अनुसार दोनों का बेस बराबर है, ध्यान दीजिएगा दोनों का बेस बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए बीटा बराबर गामा अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर ये गामा इधर आ जाएगा, तो बीटा बटा में गामा हो जाएगा। तो अल्फा का जो माने हैं उसको लिखिए, तो क्या मिला, log p of the base a इक्वल टू बीटा किसको माने थे, इसको log p of the base b इक्वल टू गामा किसको माने थे, इसको log a of the base b। यानी कि हम लोग इसी को सिद्ध करना था। देखिए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसका मतलब कि ये जो गुण है वो सत्य है, तभी यहाँ पर हमको ये दोनों बराबर मिल चुका है। इसमें एक और गुण होता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है इसका log pq of the base b इक्वल टू log p of the base b प्लस log q of the base b। यानी कि यहाँ पर क्या है कि लघुगुणक में यदि दो संख्याओं का हम लोग गुणनफल ले रहे हैं, तो दोनों संख्याओं के अलग अलग उसी बेस में, इसी बेस में अलग अलग लॉगरिथम का योग भी उसी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे इसको भी हम लोग देखिए प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि पहला वाला को log pq of the base b इक्वल टू अल्फा, log p of the base b इक्वल टू बीटा और log q of the base b इक्वल टू गामा। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार क्या मिलेगा, b के पावर अल्फा बराबर pq होगा, इसको कर दीजिए 1। इस पर क्या मिलेगा, तो b के पावर बीटा बराबर p, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2।
इसको कर लीजिए बी के पावर गामा बराबर क्यू, बी के पावर गामा बराबर क्यू, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, देखिए 1 में ये 2 और 3 के पी और क्यू का मान 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे 2 और 3 से पी और क्यू का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए b के पावर अल्फा बराबर p के जगह p का मान रखिए b के पावर बीटा इंटू में q के जगह ये q का मान रखिए b के पावर गामा। दोनों का मान गुणा करेंगे, देखिए दोनों बेस बराबर है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b के पावर बीटा प्लस गामा, हो गया पावर जुड़ जाएगा। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया, दोनों का बेस बराबर हो गया, तो हमको क्या मिलेगा अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा। मान रख दीजिए जो आप माने थे अल्फा बीटा गामा का यहाँ पर मान रख दीजिए, तो क्या मिलेगा log पी क्यू ऑफ द बेस बी इक्वल टू log पी ऑफ द बेस बी प्लस log क्यू ऑफ द बेस बी। देख लीजिए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इस रूल को भी, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम लोग लॉगरिथमिक पर क्वेश्चन बनाएंगे log पर, तो हम लोग इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे, ऐसे दो फलनों का यदि गुणनफल होगा तो दोनों फलनों के अलग अलग लॉगरिथम उसी बेस में, जिस बेस पर ये होगा उसी बेस में करके अलग अलग करके हम लोग जोड़ सकते हैं। ये सूत्र का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। इसी पर देखिए जैसे व्यापक रूप में नोट में हम लोग लिख लेते हैं पहला पॉइंट, इसी में p बराबर q यदि कर देते हैं तो क्या होगा, p बराबर q, तो p बराबर q करेंगे तो मान लीजिए कि हम दोनों को p कर देते हैं तो p इंटू p हो जाएगा द बेस b, और इधर भी p कर दीजिए दोनों को, तो ये भी p हो जाएगा अब द बेस b। यानी क्या मिलेगा, आप लोग देख रहे हैं बहुत रोचक चीज प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, p इंटू p p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि log p स्क्वायर ऑफ द बेस b इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों सेम है तो 2 log p हो जाएगा, 2 log p ऑफ द बेस b हो जाएगा। याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं log m टू द पावर n। अभी बताया ना सूत्र पीछे जब हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन को, log m टू द पावर n बराबर n log m, यानी कि देखिए n जो पावर है वो पीछे हो गया है। ठीक है, इसी पर व्यापकता यदि हम लोग लिखेंगे, व्यापकता log p के पावर m ऑफ द बेस b, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं m के पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m ऑफ द बेस b। इसी सूत्र का व्यापक रूप हो गया ये, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग हमेशा करेंगे, ये सूत्र आपको अभी पीछे बताए थे। चलिए तीसरा, इसका तीसरा गुण हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा गुण होता है log p by 2 ऑफ द बेस b इक्वल टू log p ऑफ द बेस b माइनस log q ऑफ द बेस b। यानी कि यदि कोई फलन बट्टा में हो और जिस बेस में उसका लघुगुणक निकाल रहे हैं तो बराबर क्या होगा, ऊपर वाला अंश वाला का लघुगुणक माइनस हर वाला का लघुगुणक कर लेंगे तो भी बराबर आएगा। तो इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि log p by q ऑफ द बेस b इक्वल टू अल्फा, log p of the base b equal to बीटा, और log q of the base b equal to गामा। तो हमको इससे क्या प्राप्त होगा, b के पावर अल्फा बराबर p by q, इसको कर देंगे 1, इसमें क्या मिलेगा b के पावर बीटा बराबर p, इसको कर देंगे 2, और इसको कर देंगे b के पावर गामा बराबर q, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से p और q का मान 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से p और q का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए b के पावर अल्फा बराबर
p का मान यहाँ रखिए तो b के पावर बीटा हो जाएगा, q का मान यहाँ रखिए तो b के पावर गामा हो जाएगा। और देखें ना तो घातांक में पड़े हैं ना b के पावर, दोनों का बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b की पावर बीटा माइनस गामा। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा अल्फा बराबर बीटा माइनस गामा। मान रख लीजिए ये जो अल्फा बीटा गामा का रखे थे यहाँ पर रखिए, तो क्या मिला log p by q of the base b equal to log p of the base b minus log q of the base b, ये हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग इसमें का सारा गुणधर्म पढ़ चुके हैं और इसमें जो परिभाषा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो हमको पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। इसी पे आधारित अभी एक चीज और है, जैसे चरघातांकी का हम लोग ऑकुलस निकाले थे, उसी तरह लघुगुणक का भी अभी हम लोग को ऑकुलस प्राप्त करना है, यानी कि d log x dx हमको ज्ञात करना है कि कितना होता है। उसका सूत्र तो दिया है आपके प्रमेय 5 में। प्रमेय 5 में 2 सूत्र दिया है, जिसका पहला है एक्सपोनेंशियल x का जो अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, और दूसरा इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।